तो इस कहानी का हीरो है योंजू, एक ऐसा आसुरा बॉय जो कि पैदाइशी बहुत वीक था, बट जब उसके सामने उसके पूरे ट्राइब को मार दिया गया तब उसके अंदर की हिडन पावर की अवेकनिंग हो जाती है, जिसके बाद वो जूजी के हेल लाइक डेथ टॉर्चर से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पांचों सेंसेस खुल जाते हैं और वो कल्टीवेशन के गॉड ऑफ फाइटिंग रेल में पहुंच जाता है। और साथ ही उसके पास सोल फाइटिंग की यूनिक एबिलिटी भी आ जाती है। अपनी डेथ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद योंजू दोबारा अपने फ्रेंड से रियूनाइट होता है, मगर यहाँ उसके दोस्त को तो जंगल के आशुरा लॉ के मुताबिक मौत की सजा मिली हुई थी। योंजू रियलाइज करता है कि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जिंदा रह सकते हैं, इसलिए अब वो आशुरा किंग बनने का ठान लेता है ताकि वो सबसे पावरफुल बनकर आशुरा के रूल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सके और साथ ही पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से चलाए। तो चलिए अब एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन को शुरू कर लेते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि प्राचीन समय में सभी लोग स्वर्ग के अंदर हंसी खुशी से मिलकर रहते थे, मगर एक दिन अचानक से एक मिलिट्री ग्रुप ने बगावत कर दिया और आपस में ही जंग छेड़ दी, जिसके वजह से उनके पूरे ट्राइब को ही हेवन से निकाल दिया गया और वो सब जाकर धरती पर गिरे। वो लोग खुद को गॉड ऑफ फाइटिंग आशुरा कहते थे और तब से गॉड्स और आशुरा के बीच की दुश्मनी बरकरार है। दोनों ही एक दूसरे के ट्राइब को खत्म करना चाहते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक गांव को दिखाया जाता है। यहाँ एक पतला सा लड़का भागते हुए बड़े ही एक्साइटमेंट में भीड़ की तरफ जा रहा था। दोस्तों, इसका नाम योंजू है और यही हमारी कहानी का हीरो है। भीड़ के अंदर उसका दोस्त शियाओयू उसका इंतजार कर रहा था। योंजू उससे पूछता है कि क्या मैंने यहाँ पर कुछ मिस किया, जिस पर शियाओयू कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर पहुँचे हो। अभी ही तो फाइट में मजा आना शुरू हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि दो आशुरा एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जिसमें से एक थे शियाओयू के फादर और एक थे इस क्लैन के लीडर, और दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। सभी लोग इस फाइट के रिजल्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अगर शियाओयू के फादर बेईफांग इस फाइट को जीत लेते हैं तो वो इस क्लैन के नए लीडर बनेंगे। दोनों ही पार्टी के लोग अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं योंजू बेईफांग के फाइटिंग टेक्निक को देखकर नकल करने की कोशिश कर रहा था। तभी शियाओयू कहता है कि शुरुआत से ही आशुरा लीडर इस फाइट में कंसिस्टेंट पावर दिखा रहा है, मगर आज उसने मेरे फादर को चैलेंज करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आशुरा लीडर अब अपनी तलवार उठाकर बेईफांग के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, मगर बेईफांग उसके अटैक्स को बड़े ही आसानी से डॉज करके उसे एक जोरदार लात मारता है। योंजू तो उनके फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी चीफ भी अपनी फुर्ती का कमाल दिखाते हुए बेईफांग के ऊपर कुछ अटैक्स कर देता है, मगर जैसे ही वो उसके सर के लिए बढ़ता है तो बेईफांग उसके तलवार को अपने हाथ से ही रोक देता है। सभी लोग उनको चीयर कर रहे थे, मगर यहाँ हम देखते हैं कि बेईफांग के सर पर चीफ का तलवार लग जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर योंजू और शियाओयू काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर बेईफांग इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। वो अपने हाथों से ही चीफ के तलवार के 2 टुकड़े कर देता है और कहता है कि अब इस खेल को खत्म करने का समय आ चुका है। चीफ भी बेईफांग के रॉ स्ट्रेंथ को देखकर घबरा गया था। तभी बेईफांग 1000 पाम्स टेक्निक के मदद से चीफ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और फिर उसका सर पकड़कर उसको उठाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मुझे चैलेंज नहीं करना चाहिए था, और फिर अपने फ्लेम्स की मदद से चीफ के बॉडी में एक पंच मारकर उसको अंदर से पूरी तरह से जला देता है। बेईफांग के साथ ही इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं चीफ के साथ ही अपनी लीडर की हार देखकर निराश हो जाते हैं। तभी बेईफांग कहता है कि आज ये डुएल आशुरा क्लैन के 2 मेंबर्स के बीच में था, जिसका विजेता आप सबके सामने खड़ा है, तो उसकी जय जयकार करो, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे पुराने चीफ के सभी प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके लीडर के पोजीशन को भी जीत चुका हूँ। गांव के लोग शियाओयू को उठाकर भी चीयर करने लगते हैं, क्योंकि वो बेईफांग का बेटा था। इस बीच धक्का मुक्की में योंजू नीचे गिर जाता है और निराश होकर यहाँ से जाने लगता है। शियाओयू भी ये चीज देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसका दोस्त इस तरह से जा रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब योंजू अपने घर पहुंचता है तब उसकी सिस्टर उसके टूटे हुए लेग गार्ड को देखकर पूछने लगती है कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ आज किसने बदतमीजी की, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके जवाब में योंजू कहता है किसी ने भी नहीं, वो तो मैं ही रास्ते में गिर गया था। तो फिर इसके बाद उसकी सिस्टर उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने आज के शोडाउन को देखा। तो इसके जवाब में योंजू बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ बताने लगता है कि आज के फाइट में शियाओयू के फादर ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने चीफ के सामने अपनी फुर्ती दिखाकर अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल से उनको हरा दिया, और आखिर में उन्होंने जो रेड पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो तो सच में बहुत ही कूल था। काश मैं भी वो मूव सीख सकता। जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो एक दिन तुम भी वो जरूर सीख पाओगे और तब तुम मुझे
अपनी वो टेक्निक जरूर दिखाना। और ये सब कहते हुए वो योंजू के लेग गार्ड को दोबारा बांध देती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद उसकी सिस्टर बताती है कि इस साल चीफ सार्क ने 3 ट्राइब्स की लीडर को हराया है, जिस वजह से उसकी आर्मी में अब 100 से भी ज्यादा वॉरियर्स हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि अब इनको किंग को भी नोटिस करने लगे हैं। मुझे तो लगता है कि वो लोग हमारे चीफ को भी अपने अलायंस में शामिल कर लेंगे। तभी योंजू कहने लगता है कि क्या इसका मतलब हम भी उनके साथ हेवन जा सकेंगे, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो योंजू कहता है कि वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल है, क्या उनके साथ तुम मिलकर फाइट कर सकती हो? जिस पर वो कहती है कि वो तीनों किंग ऑफ अशूरा के पावर मॉन्स्टर की तरह है। माना कि मैं उनसे कम्पीट नहीं कर सकती हूँ, मगर मैं उनके आर्मी में तो शामिल हो सकती हूँ। तो फिर अब योंजू सोचने लगता है कि आखिर वो तीनों इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए। जिसके जवाब में उसकी सिस्टर कहती है कि अगर तुम्हें वो जानना है तो तुम्हें भी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके बाद फ्यूचर में तुम्हारे पास भी अपॉर्चुनिटी होगी किंग कू के आर्मी को ज्वाइन करने की। उनकी बात चली रही थी कि तभी वहाँ पीछे से 2 लड़के आकर योंजू का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि देखो इस आसुरा को, ये तो इतना ज्यादा कमजोर है कि हमेशा दौड़कर अपनी बहन के पल्लू में छुपने के लिए आ जाता है, क्योंकि इसको बचाने के लिए ना तो इसके फादर है और ना ही इसकी मदर। तो ये सुनकर उसकी सिस्टर लकड़ी उठाकर उन दोनों को भगा देती है। मगर योंजू उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मैं किंग कू के आर्मी को ज्वाइन करने तक जिंदा रह पाऊंगा। जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए। तो योंजू कहता है कि आशुरा शुरुआत से ही कमजोरों को सपोर्ट नहीं करते हैं, और मेरे जैसे को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी हड्डियां इतनी कमजोर है कि उसको खड़ा रहने के लिए भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हारी तरह या शियावू की तरह बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ, चाहे मैं कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर लूं। मेरे नसीब में कभी भी पावरफुल बनना नहीं है। तो ये सुनकर उसकी सिस्टर उसको लकड़ी से मारती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि आशुरा का नियम है हार्ड वर्क करना और अंत तक फाइट करना, जिसमें हार मानने का तो ऑप्शन ही नहीं है। मगर इसके जवाब में योंजू कहता है कि तुम तो ये सब हर बार कहती हो, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? मेरे लिए तो इन कमजोर पैरों से चलना भी मुश्किल है। वो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं क्योंकि मैं एक यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश हूँ। तुम मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कितना ज्यादा परेशानी है। सिस्टर, तुम कभी भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती हो। और इतना कहने के बाद वो अपना बास्केट उठाकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जंगल में जाकर हर्ब्स कलेक्ट करने लगता है, और इस दौरान वो उन बातों को याद करने लगता है जो कि आज उसने अपनी सिस्टर से कहा था। वो कहने लगता है कि सिस्टर ने अब तक मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरा ध्यान रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उनसे इतना सब कुछ कह दिया। अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो अब तक मैं मर चुका होता। और कहता है कि मैं आज के बाद से कभी भी सिस्टर के साथ बदतमीजी नहीं करूंगा। जिसके बाद फिर वो हर्ब्स लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी कुछ लोग डंडा लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और योंजू से कहते हैं कि तुम्हें हमने कितनी बार कहा है कि जंगल का ये इलाका हमारे अंडर आता है, लगता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इतना कहते ही वो योंजू को एक जोरदार लात मारता है। तो फिर योंजू उसे कहता है कि ये जंगल किसी का नहीं है, इसलिए मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ जाऊंगा। जिसको सुनकर अब उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो योंजू को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। उसके साथ ही ये देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक आशुरा जो कि लड़ नहीं सकता उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी जो बंदा योंजू को पीट रहा था वो कहने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर की तरह ही कोई यूजलेस पिग होगा जो कि तुम्हारी तरह यूजलेस लोगों को बचाएगा। तो ये सुनकर योंजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों से रेड फ्लेम्स निकलने लगते हैं। वो कहता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कहते ही उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बंदा उड़कर दूर गिर जाता है। उसके साथ ही ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहने लगते हैं कि आखिर इसने ये कैसे कर दिया। योंजू भी अपनी ये ताकत देखकर हैरान हो गया था, जिसके वजह से उसके रेड फ्लेम्स गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब वो बंदा उठकर दोबारा खड़ा हो जाता है और अपने साथियों से योंजू के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार योंजू का पंच काम नहीं करता, जिस वजह से अब वो तीनों मिलकर योंजू को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। और वो बंदा जिसको योंजू ने पंच मारा था वो कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे पंच का हिसाब इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो योंजू को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सियाव्यू आ जाता है और उसको रोक देता है। सियाव्यू को यहाँ पर देखकर वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सियाव्यू यहाँ पर कहता है कि एक रियल असुरा हमेशा अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को चैलेंज करता है, तो अगर तुम्हें लड़ना ही है तो आओ मुझसे फाइट करो।
करो, एक अपाहिज असुरा के ऊपर अटैक करके तुम बहादुर नहीं बनने वाले। तो इस पर वो बंदा कहता है कि तुम ये मत सोचना कि चीफ के बेटे होने की वजह से तुम हमसे बच जाओगे, हम तुमसे इस चीज का बदला लेकर ही रहेंगे। जिसके जवाब में शियाओ यू कहता है कि ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। तो फिर वो तीनों अब यहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद शियाओ यू योंजू से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि फालतू के तुम दूसरों से पंगे मत लिया करो। तो योंजू उससे कहता है कि तुमने मुझे अपाहिज क्यों कहा, मैं अपाहिज नहीं, सिर्फ मेरी हड्डियां कमजोर है, इसीलिए मुझे ज्यादा चोट पहुंचती है। मगर उससे भी ज्यादा बुरा मुझे इसलिए लगा क्योंकि तुमने मुझे अपाहिज कहा। तो फिर इसके लिए शियाओ यू उससे माफी मांगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी योंजू कहता है कि अगर मैं फाइट के दौरान सरेंडर कर देता हूँ तो फिर मुझे सभी आशुरा कचड़े के समान समझेंगे। तो शियाओ यू उससे कहता है कि अगर तुम वो फाइट नहीं जीत सकते हो तो फिर हार मानने में ज्यादा भलाई है, मुझे तुम्हें इस तरह से पिटते हुए देखने में बहुत बुरा लगता है। तो योंजू कहता है कि मेरे डिग्निटी का क्या, मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा है कि एक आशुरा कभी भी हार नहीं मानता है, वो अंत तक फाइट करते रहता है, मगर तुम्हारी तरह एक जीनियस को इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। तभी शियाओ यू कहता है कि एक आशुरा के लिए सिर्फ फाइटिंग ही सबसे बड़ी स्किल नहीं होती, आशुरा और भी कई चीजों में अच्छे होते हैं, तुम्हें भी फाइटिंग के बारे में सोचना छोड़कर कोई और काम में ध्यान देना चाहिए। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी अचानक से योंजू को कुछ फील होता है। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कोई आ रहा है। शियाओ यू ये देखकर हैरान हो गया था और पूछता है कि आखिर बात क्या है। जिस पर योंजू उसे कहता है कि शियाओ यू, क्या तुम्हें फील हो रहा है एक बहुत ही खतरनाक मर्डरस इंटेंट, कोई हमारे ट्राइब को खत्म करना चाहता है। शियाओ यू हैरान होकर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कह क्या रहे हो। तो योंजू कहता है कि मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता और फिर अपना बास्केट उठाकर तेजी से गांव के तरफ भागने लगता है। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो दोनों देखते हैं कि गांव में चारों तरफ आग लगी हुई थी, सभी लोगों को मार दिया गया था। शियाओ यू कहता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा, क्या इसके पीछे गॉड्स का हाथ है। तभी योंजू को अपनी सिस्टर नजर आती है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और उसके ऊपर गिरे मलबे को हटाने लगता है और जैसे ही उसको हिलाकर उठाने की कोशिश करता है तो उसकी सिस्टर जाग जाती है, मगर उठते ही वो सबसे पहले योंजू को यहाँ से भागने के लिए कहती है और फिर एक तलवार उठाकर योंजू को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। योंजू पूछता है कि आखिर ये सब किसने किया, जिस पर उसकी सिस्टर बताती है कि ये सब एक आशुरा ने किया है जिसके बड़े बड़े दांत थे। वो अचानक से हमारे गाँव पर आकर सबके ऊपर अटैक करने लगा, वो भी बिना किसी रीजन के, इसीलिए तुम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। योंजू ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि गांव के इतने सारे पावरफुल आशुरा को क्या सिर्फ एक ही बंदे ने हराया है। तभी उनके पीछे एक धमाका होता है और हमें नए चीफ बेईफांग को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हालत में थे। शियाओ यू अपने फादर को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी हमें उस आशुरा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर तबाही मचा रहा है। बेईफांग उससे कहता है कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे तुमसे फाइट करने का मौका मिला, और इतना कहते ही वो फ्लेमिंग पाम टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसके हाथ को वो बंदा अपने पैर से कुचल देता है और फिर तुरंत उसके फेस को कुचलकर उसको जान से मार देता है। शियाओ यू ये देखकर जोर से चिल्लाता है। वहीं योंजू कहने लगता है कि ये तो वही पर्सन है जिसका डेथ और मैंने जंगल में महसूस किया था। शियाओ यू कहता है कि मैं अपने फादर के मौत का बदला जरूर लूंगा, और ये कहते हुए वो तेजी से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है, मगर तभी वो आशुरा अपने एक ही पंच से शियाओ यू के हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है। जिसके बाद फिर वो योंजू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी उसकी सिस्टर उसको बचाने के लिए अपना तलवार लेकर सामने आ जाती है, मगर वो बंदा तो अपने एक ही पंच से योंजू की सिस्टर को भी जान से मार देता है। अपनी आखिरी सांसों में भी वो योंजू से यहाँ से भागने को कह रही थी, मगर योंजू तो अपनी सिस्टर की मौत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके अंदर का रेड फ्लेम्स भी उसके दिल की धड़कन के साथ तेजी से बढ़ने लगता है और योंजू एक रेड फ्लेम्स का ब्लास्ट करता है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो आशुरा योंजू को पैर के सहारे खींचकर अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था। योंजू बचने की पूरी कोशिश करता है मगर उससे बच नहीं पाता। वो आशुरा योंजू से कहता है कि ये नाटक करना छोड़ो और पहले की तरह मुझसे फाइट करो, मगर योंजू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो लंबा दांत वाला आशुरा कहने लगता है कि एक आशुरा कभी जंग के मैदान से नहीं भागता है, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। और इतना कहते ही उसके सर पर अपने पंजों से अटैक कर देता है, जिससे योंजू लहूलुहान होकर बेहोश हो जाता है, मगर आंखें बंद होने से पहले वो कहने लगता है कि शायद यही मेरा अंत है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि योंजू एक अलग ही जगह पर सोया हुआ था और सपने में वो उन्हीं सब बातों को याद कर रहा था जो कि पिछले रात हुआ था, किस तरह से उसकी बहन उसको बचाते हुए मारी गई।
तभी अचानक से उसका आँख खुलता है और अपनी आंखों के सामने एक असुरा को बैठे हुए देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं यहाँ कहाँ से आया, जिसके जवाब में वो बताता है कि मेरा नाम जिनगी है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तो योंजू कहता है कि आखिर किस तरह की मदद, जिस पर जिनगी बताता है कि जिसने तुम्हें किडनैप किया है वो मेरा ब्रदर है और उसका नाम लियाओ जी है। योंजू कहता है कि उसने मेरी सिस्टर को मारा और साथ ही मेरे पूरे ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिनगी उससे कहता है कि इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, वो हमेशा से ही अलग है। योंजू कहता है कि हमारी कभी भी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जिनगी कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसको रोकने की मैं काफी समय से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपना काम कर दिया। तो फिर योंजू अब उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिसके जवाब में जिनगी कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये बताइए कि आपको ये नया सीरीज कैसा लगा, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट लिखना। मुझे पर्सनली ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि आगे चलकर ये सीरीज और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।